अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मंसूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे 27 अक्टूबर 2017 की सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था MPSI का, उसका हिंदी पोर्शन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। काव्य तीन प्रकार के कहे गए हैं। पहला ऑप्शन है लय गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। सेकंड है ध्वनि गुणीभूत लक्ष्यार्थ और चित्र। ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। ध्वनि व्यंग्य और विचित्रता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहले वाला, लय गुणीभूत व्यंग्य और चित्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। दोस्तों अक्षरा पत्रिका का जो प्रकाशन है भोपाल से होता है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है जो मध्य प्रदेश की जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं सभी कहाँ कहाँ से प्रकाशित होती है उन सभी का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बाइकॉट पारिभाषिक शब्द किस व्यक्ति के नाम से बना है। तो जो बाइकॉट शब्द है वो आपके कैप्टन बाइकॉट के नाम से बना है। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रूवल शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। दोस्तों जो इंग्लिश में अपन बोलते हैं अप्रूवल, उसको हिंदी में बोलते हैं अनुमोदन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। दोस्तों अन्योक्ति अलंकार जो है उसकी परिभाषा इस प्रकार समझेंगे हम कि किसी दूसरे को टारगेट करके कही गई बात में अन्योक्ति अलंकार होता है, मतलब किसी दूसरे को टारगेट करना है। तो देखते हैं इसमें, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, और अगला क्या है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जब दान, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो ही बंध्यो आगे कौन हवाल। दोस्तों इसमें जो अन्योक्ति अलंकार कौन से वाले दोहे में दिख रहा है, तो चौथे वाले में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी दूसरे को टारगेट करके बात कही गई है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सी ही बंध्यो। ये अली और कली तो दूसरे को टारगेट करके कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं। अपेक्षा का विलोम, तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बेराय जग व पाए बोराय। दोस्तों यहाँ कनक के दो अर्थ निकल रहे हैं। इससे पहला एक सोना निकल रहा है और एक आपका निकल रहा है धतूरा। तो एक ही चीज़ में दो अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द के, और शब्द भी अलग अलग लिखे हुए हैं। इसका मतलब इसमें यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा, यमक अलंकार। अगर दोस्तों कनक एक ही बार निकलता है, जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर उदाहरण में वृष भानुजा आता है, क्या आता, वृष भानुजा। तो वृष भानुजा के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है राधा और एक होता है बलराम हलदर। तो फिर आपका श्लेष अलंकार हो जाता। अभी इसका आंसर सही है यमक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका और उत्तरी कोरिया में परस्पर प्रतिस्पर्धा और द्वेष की आग भड़क रही है। देखें उपरोक्त वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करें। तो इसमें जो सेंटेंस दे रखा है, अमेरिका और उत्तर कोरिया दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो इसमें देखा है कि जो अपन बात करते हैं देखें, तो कौन सा मुहावरा फिट बैठेगा यहाँ पे, तो ऊँट किस करवट बैठता है, ये एक मुहावरा है। मतलब देखते हैं किसकी जीत होती है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से हास्य रस का उदाहरण कौन सा है। सदा रहित पावस ऋतु हम पे जबते शाम सिधोरा, वीर तुम बड़े चलो वीर धीर तुम बड़े चलो, इसमें भी नहीं है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप राग में ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे वाला। देखते हैं नेक्स्ट। रस के अवयव हैं।
तो रस के अवयव कौन से? एक तो स्थायी भाव होता है, भाव विभाव होता है, अनुभाव भी होता है और संचारी भाव भी होता है, और भाव विभाव अनुभाग नहीं होता है। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलंबन विभाव, जिसका सहारा या आलंबन न पाकर, ये नहीं होगा। जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव सुप्त नहीं होता है। जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है, ठीक है, उसमें उससे उद्दीपन विभाव नहीं कहते हैं। जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। सही है, चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। यह इसकी परिभाषा है। इंद्र का हाथी, इंद्र के हाथी को ऐरावत कहते हैं। इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। रस का नाम बताइए। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छीन में, गर्भ करे क्यों इतना। दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा कितनी शांतिपूर्वक बात कही गई है कि मन रे तन कागज का पुतला। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस। नेक्स्ट देखते हैं, समास के भेद है। तत्पुरुष समास होता है, संबंध बोधक नहीं होता है। कर्मधारय होता है, दिग्गज होता है, तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समुच्चय बोधक नहीं होता है, संबंध बोधक नहीं होता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। नेक्स्ट देखते हैं, बहु और बहु का अर्थ है। तो बहु और बहु का एक तो अत्यधिक और पुत्रवधू, आपका बहु और बहु का अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, संक्षेपण का प्रवाह। संक्षेपण में रिक्त स्थान का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। तो संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्षेपण के गुण हैं तो अपूर्णता, संक्षिप्तता, भाषा की तरलता, नहीं ये नहीं है, अपूर्णता नहीं होती, नहीं है। अब संक्षेपण में पूर्णता बहुत जरूरी है। ठीक है, पूर्णता, संक्षिप्तता तो भाषा की सरलता। इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य या कविता का शाब्दिक अर्थ है। काव्य रचना या कवि की जागृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विविधता बांधती है। पहला ही सही है इसका तो। ठीक है दोस्तों, काव्य रचना या कवि की कृति जो होती है वो छंदों की श्रृंखला को विधिवत बांधती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधि और अवधि का अर्थ क्या है। तो अवधि एक तो आपकी भाषा होती है और एक अवधि जो होती है एक समय सीमा होती है, ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। तो कलगी तुर्रा जो आपका ये एक तो मंडला का है, मालवा का है, बुंदेलखंड का भी है और निमाड़ का भी। इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा जिंदगी कहाँ से निकलती है। तो आहा जिंदगी जो है आपकी, सॉरी इसने पूछा है आहा जिंदगी क्या है। तो आहा जिंदगी जो है एक पत्रिका है, यह पत्रिका निकलती है। ठीक है दोस्तों, आहा जिंदगी आपकी भोपाल से निकलती है। नेक्स्ट, ई प्रत्यय से बना शब्द है। ई प्रत्यय से तो देख लीजिए, बड़ा इकाई में है, पहले में सही है, पहाड़ी में ई प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट क्या है, राधा नाचती गाती है का मिश्र वाक्य बनाइए। दोस्तों मिश्र वाक्य जो है उसकी परिभाषा ये होती है कि जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहेगा। मतलब किताबी परिभाषा देखिए तो जो पहला वाक्य है वो दूसरे उपवाक्य पर डिपेंड रहता है। देखते हैं, गाना गाती हुई राधा नाचती है, गलत है। नाचती हुई राधा गाना गाती है, नहीं। राधा नाचकर गाती है, गलत है। जो नाचती गाती है वह राधा है। ठीक है दोस्तों, इसमें दूसरा शब्द वह राधा है, कौन राधा है कि जो नाचती और गाती है। तो इसका सही, ये मिश्र वाक्य बन गया। इसका सही आंसर चौथे वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अचिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। दोस्तों इसमें आप लोगों को मात्रा गिननी पड़ेगी, तो इसमें मात्रा अपन गिन लेते हैं।
तीन दो मात्रा इसमें हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। दोस्तों 24 जो मात्रा होती है वो आपकी रोला में होती है। कई में होती है? रोला में। तो इसमें रोला ऑप्शन में हाँ है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखे। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा देखते हैं इसमें। एक गाय और दो घोड़े और एक बकरियां मैदान में चर रही। नहीं, इसमें सुपर फ्लोज मतलब यह एक और एक्स्ट्रा लगा रखा है। एक गाय, दो घोड़ा और एक बकरी मैदान में चर रही। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे। नहीं, ये जो चर रहे जो है ये बकरी के हिसाब से आना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे वाला। एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आयकर शब्द का अर्थ है सरकार से संबंधित किसी संस्था द्वारा वसूल की जाने वाली राशि। नहीं। सरकार से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा वसूल की जाने वाली राशि। नहीं। सरकार से भिन्न किसी संस्था द्वारा वसूल की जाने वाली राशि। नहीं। किसी व्यक्ति एवं संस्था की आय पर सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वसूल की जाने वाली आयकर राशि। सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे वाला। नेक्स्ट देखते हैं। सप दान 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। तो अधिकता में सुविधा होती है, अच्छा बुरा सबको ये समझना चाहिए, बहुत सस्ती होना या बहुत महंगी होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समझना। सब दान 22 पसेरी। मेरी गाय बेहद सीधी है और बहुत सारा दूध भी देती है, इसे ही कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि आम के आम गुठलियों का दान। एक तो इसकी गाय बहुत सीधी है, ऊपर से दूध भी बहुत सारा देते हैं, तो इसको डबल फायदा हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम। सतसई का समास विग्रह क्या है? तो इसका सही समास हो 700 का समाहार, सतसई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उल्लू सीधा करना का अर्थ है। उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होगा? देख लो। खुशामद करना, उल्लू पालना, धूर्तता करना, अपना काम निकलवाना। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना काम निकलवाना। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों इसमें आप भी जब तक मैं आंसर शो नहीं करूँ आप भी अपना आंसर लगा लिया कीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अठन्नी में कौन सा समास है? तो सबसे पहले इसका समास विग्रह करके देखते हैं। अठन्नी का समास विग्रह होता है 8 आनों का समूह। 8 आनों का समूह। तो इसमें 8 आ रहा है, तो दिग्गु समास की जो पहला पद रहता है वो आपका संख्यावाचक रहता है, इसलिए इसमें जो है दिग्गु समास आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। धूम और द्रुम का अर्थ है। धूम और द्रुम का अर्थ क्या होगा? पूछ और झाड़ी, ये नहीं होता है। द्रुम, द्रुम में पेड़ को कहते हैं। धूम तो आप इसमें सारे दे ही रखा है, धूम तो पूछ को ही कहते हैं। अब ये जो ध्रुम ये कन्फ्यूज कर रहा होगा आपको, तो ध्रुम जो आपका पेड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेड़। नेक्स्ट देखते हैं। अकुल और आकुल का अर्थ है। अकुल, अकुल तो किसको कहते हैं? कुलहीन को कहते हैं। अकुल, कुलगाती, कुलहीन को कहते हैं। और आकुल और व्याकुल दोनों आपका पर्यायी है, पर्याय अर्थक शब्द है। क्या? आकुल और व्याकुल दोनों आपके पर्यायी अर्थक शब्द। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 33 का सेकंड वाला। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल उपसर्ग से बना शब्द है। अलबत्ता, अलंकार, आरोहण या अलंकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलबत्ता। अल प्लस बत्ता दोनों सार्थक शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अलंकार का अलम प्लस कार होता है, आरोहण का आर प्लस रोहण होता है और अलंकृत का अलम प्लस कृत होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलबत्ता। नेक्स्ट देखते हैं।
मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। तो दोस्तों गाने का कसरत नहीं, गाने का अभ्यास होता है। क्या होता है? गाने का अभ्यास होता है, गाने का कसरत नहीं होती। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, इसको सरल वाक्य में बदलिए। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बन गया, इसको सरल वाक्य में क्या हो जाएगा? सूरज पढ़ा इसलिए अधिकारी बना? नहीं, सरल वाक्य ऐसा, सरल वाक्य की कुल आपको परिभाषा में बताऊं तो यह ऐसा है कि आपको जो एक वाक्य जो रहेगा वो आपको फ्रिक्वेंटली पढ़ने में जो आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो सरल वाक्य बनेगा। सूरज ने पढ़ाई की तब वह अधिकारी बना? नहीं, तब कि यहाँ आपने को रुकना पड़ रहा है। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सही है। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ये सही है। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इस वाक्य को शुद्ध रूप लिखिए। तो अनेकों की जगह आपका अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इसका भी तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आचार, आचार का विलोम है अनचार, अनाचार या संहिता या फिर विचार। तो इसका आचार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनाचार। क्या होता है? अनाचार। नेक्स्ट देखते हैं। बादल गिरते ही मोर नाचने लगा, संयुक्त वाक्य बदलिए। दोस्तों संयुक्त वाक्य जो है वो इसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो आपका 60 से 70% जो वाक्य रहते हैं उनको और से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? और से। 70 से और आप 80% गिन सकते हैं। 80% वाक्यों में जो संयुक्त वाक्य रहता है उसमें और के माध्यम से ही दो शब्दों को जोड़ा जाता है। 20% ऐसे रहते हैं जिसमें कुछ और योजक चिन्ह के द्वारा उनको जोड़ा जाता है। तो इसमें देखते हैं, बादल गिरे और मोर नाचने लगे, पहला ही सही है, और किसी में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इन्हें सरल वाक्य बदलिए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि आपको जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एकदम फ्रीक्वेंटली आप अगर पढ़ते हुए निकल जाते हैं तो वह सरल वाक्य है। जो लड़के होते हैं, नहीं, इसमें ये नहीं है। परिश्रमी होते हैं, जो, नहीं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये इसमें फ्रीक्वेंटली पढ़ने में आ रहा है, कहीं से कहीं तक रुक नहीं रहा अपन। तो अच्छे लड़के जो है परिश्रमी होते हैं। जैसे सरल वाक्य की जो परिभाषा है वो ऐसे हैं, उसमें एक कर्म होना चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए। बाकी अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आप कर्ता कर्म में ही उलझ जाओगे। इसलिए सरल वाक्य की परिभाषा ऐसे याद रखना आपके अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। जैसे आप कोई सा वाक्य पढ़ रहे हो और फ्रिक्वेंटली पढ़ने में आ रहा है तो सरल वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मीडिया विमर्श का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये भोपाल मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है दोस्तों, मीडिया विमर्श पत्रिका वहीं से निकलती है। आप मेरा वो वीडियो देख लेना पत्र पत्रिकाओं वाला, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूँगा आपको, जिससे आपकी सारी पत्र पत्रिकाओं के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बरसाती बरता नामक गायन आमतौर पर किस क्षेत्र में और किस मौसम में गाया जाता है? तो आपका जो बरसाती बरता जो है वो मेवाड़ क्षेत्र में मानसून के दौरान बरसाती बरता नामक गायन आमतौर पर गाया, नहीं, बरसात के दौरान नहीं गाया जाता है, ये आपका जो है मानसून के दौरान गाया जाता है। तो मानसून, मालवा क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान बरसाती बरता गाया जाता है। ठीक है, यह गीत होता है जो मानसून आता है उस समय गाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रस की परिभाषा क्या है? रस की परिभाषा है तो काव्य को देखने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। नहीं, सुनने में नहीं, काव्य को पढ़ने या सुनने में। ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यह परिभाषा तो अपन 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्रत और वर्त, व्रत और वृत्त का अर्थ है, तो पहले वाला व्रत का तो उपवास हो जाएगा, दूसरे का घेरा। इसको ये घेरा और व्रत एक ही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा।
इस पद्य को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो आप अपन पद्य को पढ़ लेते हैं। जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को है, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी का है। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बली होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना और औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया संकट है त्योहार उसी का। अब प्रश्न देखते हैं। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इस कविता का उपयुक्त शीर्षक है जीवन जीने की कला। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फिर वही से पद है, एक बार वो पढ़ लेते हैं। जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी का है, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। हंस हंस कर एक मस्ती लेकर जिसने सीखा है बली होना, अपनी पीड़ा पर मुस्काना और कष्टों पर रोना, जिसने सहना सीख लिया संकट है त्योहार उसी का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पद्य पे आधारित। संकट त्योहार कब माना जाता है? संकट त्योहार कब माना जाता है? तो कष्टों को हंसते हंसते लड़ने की कला सीख लेने पर संकट बन जाते हैं? नहीं। कष्टों को झेलते झेलते सहने की कला सीख लेने पर संकट भी त्योहार बन जाते हैं? सही है, इसमें कहा हुआ है संकट भी त्योहार बन जाते हैं। ठीक है, कष्टों को हंसते हंसते सहने की कला नहीं, झेलते झेलते नहीं, हंसते हंसते सहने की कला। इसका सही आंसर कौन सा होगा? तीसरे वाला। फिर वही है, तो इस कविता में कांटे और फूल किसके प्रतीक हैं? तो कांटे संकट के और फूल जो है सुखों के प्रतीक है इस कविता में। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये 5 और 5 10 नंबर के गद्य और पद्य दोनों आते हैं। उनके आधार पर आपसे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर आपको देना रहता है। जीने का अधिकार किसको है? तो इस पद्य के आधार पर जीने का अधिकार उसी को है जो मौत से न डरे। तो चौथा इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस कविता में हमें हंसते हंसते हर कष्ट को सहने की प्रेरणा मिलती है। इसका पहला आंसर ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इस गद्य को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो अपन पहले गद्य पढ़ लेते हैं। महिलाओं की महती भूमिका के बारे में गांधी जी ने कहा था, स्त्रियों के अधिकार के प्रश्न पर मैं किसी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी राय में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्त्री घर की स्वामिनी होती है, पुरुष रोटी कमाता है, वह उसे सबको बांटती और खिलाती है, घर का रख रखाव और बच्चों का पालन करती है। वह राष्ट्रमाता है, यदि वह रक्षा न करे तो सारी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। अब इस गद्य के आधारित अपन प्रश्न देखते हैं कि इस गद्यांश को पढ़कर इसके लिए सही शीर्षक बताइए। तो इसमें जो है आपकी स्त्री के बारे में बात की गई है, तो इसका सही शीर्षक क्या हो जाएगा? स्त्री। वही गद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस गद्यांश को पढ़कर बताइए कि गांधी जी किस बात के लिए समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो गांधी जी पुरुषों के अधिकारों के प्रश्न पर नहीं, पुरुषों के अधिकारों पर नहीं, गांधी जी स्त्रियों की असुविधा के प्रश्न पर किसी प्रकार समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो असुविधा पे नहीं करना चाहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। गांधी जी स्त्रियों के अधिकारों के प्रश्न पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? तीसरे वाला। नेक्स्ट देखते हैं। इस पद्यांश को पढ़कर बताइए गांधी जी ने स्त्री की तुलना किससे की है। तो इस पद्यांश में वह राष्ट्रमाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। इस गद्यांश को पढ़कर बताइए गांधी जी ने किसे असुविधा न होने की बात कही है। तो स्त्रियों को असुविधा न होने की बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की परिभाषा है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य पढ़कर अपने मन के भाव का विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये भी ठीक है। भाषा वो साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर या अपने मन के भाव विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर सही हो, सेकंड जो है आपका सही हो जाएगा। इस फर्स्ट भी सही है, बाकी इसमें आधी बात ही लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकंड में पूरी बात लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं।
भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। इसका तीसरा आंसर जो आपका सही हो जाएगा। मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तारा का अर्थ है। दोस्तों ये जो हिंदी में एक चैप्टर होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी, इससे भी अभी तक आपने देखे होंगे पेपर में, इसी पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं अनेकार्थी के। ठीक है, इसलिए आपको अनेकार्थी चैप्टर भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो तारे का अर्थ क्या होता है? नक्षत्र और पुतली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पुतली। आपका पुतली में से एक ही तो आता है ना, दो नहीं आता है, पुतली होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, चीर और चीर का अर्थ है। तो चीर और चीर का आपका अर्थ क्या था? एक तो चीर समयी और एक चीर हरण। चीर हरण किसका हुआ था? द्रौपदी का। तो एक चीर का मतलब हो जाएगा वस्त्र। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस चीर का मतलब भी नहीं पता हो तो इस चीर के कारण आपका आंसर ये पहला वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा आपका? अमीय, सुधा, आपके अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हुए यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कण से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें कौन सा छंद बताना है आपको? तो छंद बताने के लिए तो सीधा तरीका है, इनकी मात्राएं गिनो। तो मात्राएं गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इसमें 24 आपकी मात्राएं हो रही। ठीक है, तो 24 मात्राएं एक बार और गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 4 मात्राएं तो आपकी इसमें हो गई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? हरी गीतिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरी गीतिका में कितनी 28 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। ठीक है, इसमें आपकी कितनी मात्रा हो रही है? 28 मात्राएं हो रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, इसमें 28 मात्राएं हो रही। जैसे आपको इसमें मैं मात्राएं गिनना सिखा देता हूँ। जैसे जो ह्रस्व स्वर होते हैं, कौन से? ह्रस्व स्वर मतलब छोटे स्वर होते हैं, उनकी मात्राएं 1 होती है। और जो लघु स्वर होते हैं, बड़े स्वर, उनकी मात्राएं 2 होती है। तो इसमें जो आपकी कितनी कहते में 4 मात्राएं, और संयुक्त स्वर की भी अपन 2 मात्राएं गिनते हैं। ठीक है, तो 4 ये हो गई, 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और एक और ये यूँ की 28 मात्राएं हो गई। ठीक है, तो 28 मात्राएं आपकी कहीं में होती है? हरी गीतिका में होती है। तो हरी गीतिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब्ज का अर्थ क्या है। तो दोस्तों एक अब्ज जो है वो आपका कमल को कहते हैं, और एक अब्ज जो आपको चंद्रमा को भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला, कमल और चंद्रमा। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का होता है आपका अतुल होता है अनुपम का। फोर्थ वाला सही हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में बदलिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, और कहाँ दिख रहा है आपको? संयुक्त वाक्य में बदलना है मतलब आपको और देखना है। क्या देखना है? और सीधी ट्रिक है, एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए आप इसको, सीधी ट्रिक है। सूर्यास्त के उपरांत खेल समाप्त हो गया। तो सूर्यास्त हुआ और खेल समाप्त हो गया, इसका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। पल्लवन और भावार्थ में को स्पष्ट किया जाता है। तो पल्लवन और भावार्थ में जो आपका
लक्षणा व्यंजना मूल भाव, मूल भाव को जो है स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, पल्लवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता के चित्रण होने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता है। तो जो मुख्य चरित्र रहता है आपका, वो जो आपके खंड काव्य में रहता है, उसमें मुख्य चरित्र के किसी एक प्रमुख विशेषता का ही वर्णन होता है। इस कारण इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खंड काव्य। नेक्स्ट देखते हैं, इस लोक से संबंध रखने वाला ऐहिक, एक तो आपका यह लोक, एक होता है इहलोक और आपका एक होता है ऐहिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐहिक। नेक्स्ट देखते हैं, महाकाव्य का नायक कोई मानव राजा धीरोदात्त गुण संपन्न वैश्य होना चाहिए? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। अखंड और उसका नायक कोई देवता राजा धीरोद गुण संपन्न होना चाहिए। और सर्गबद्ध और उसका नायक कोई पशु नारी धीरोदत्त क्षत्रिय होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं। सर्गबद्ध उसका नायक कोई देवता राजा धीरोदत्त गुण संपन्न होना चाहिए। ठीक है, इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सर्गबद्ध वाला चौथा। पल्लवन के विषय का, पल्लवन में जो आपका विषय का विस्तार किया जाता है, तो सब मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कि पल्लवन क्या होता है। जैसे कोई आपको पद्य दिया हुआ है, पद्य में क्या आते हैं? अधिकतर छंद आते हैं, कोई कविता आ जाती है। ठीक है, या आपको कोई सूक्ति दी हुई, सूक्ति आप समझते हैं, संस्कृत में आपने सुना होगा सूक्ति एक लाइन की रहती है। अब जो एक लाइन की सूक्ति रहती है उसका वर्णन करना है आपको। ठीक है, जैसे कोई आपको सूक्ति दे दी गई एक लाइन की, कुछ भी लिख के, अभी ऊपर छंद आया था, वो 4 लाइन का 2 लाइन का छंद आया था। ठीक है, तो अब उसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है, उसको क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मातृभाषा कहलाती है वह भाषा जिसे बालक पड़ोस से अपनाता है, नहीं वह बालक जिसे अपने परिवार से अपनाता और सीखता है। सेकेंड आंसर इसका सही हो जाएगा, वह बालक जिसे अपने परिवार से अपनाता वह सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। भारतीय सेना देश की रक्षा करते हैं, उपरोक्त विषय में सही मुहावरे का प्रयोग करें। कभी घना कभी चना, दो धारी तलवार जैसे नहीं, ऊंची दुकान फीके नहीं, हमारी सेना बिल्कुल ऐसी नहीं है ऊंची दुकान फीके भगवान जैसी। तो अंगारों पर पैर रखकर जो हमारी सेना देश की रक्षा करती है। वही वाला एक और क्वेश्चन आ गया, वही वाला पद्य है, गद्य है आपका। वो इस गद्य में पूछा है कि घर की स्वामिनी कौन है? तो इसमें बताया है, इसमें गांधी जी ने बताया कि घर की स्वामिनी जो है वो स्त्री है। कौन है? घर की स्वामिनी जो आपकी कौन है? स्त्री। सेकंड वाली वो स्त्री ऐसा ही लिखा जाता है ना कि ऐसे, ये ई वाला नहीं, ये स्त्री। सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके 70 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आपके और MPSI के अभी मैथ से भी सोल्व करवाऊँगा, इसकी GK भी आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो SI के और भी बहुत सारे पेपर है, उसको मैं हिंदी को भी सोल्व करवाऊँगा, तो मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवाऊँगा और GK को मैं डिटेल से बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।